तो जैसे कि हमारा चैप्टर था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो पहले टॉपिक हमारे पास है कंट्रोल इन प्लांट्स, कंट्रोल थ्रू प्लांट हार्मोन, इंट्रोडक्शन टू हार्मोन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्लांट में कंट्रोल किस तरह से हो रहा है, हार्मोन्स के थ्रू हो रहा है, जैसे हम कह रहे हैं प्लांट हार्मोन्स। तो उसका कुछ इंट्रोडक्शन है। सम पार्ट्स ऑफ द प्लांट हैव स्पेशल टिश्यू व्हिच प्रोड्यूस स्पेसिफिक केमिकल्स फॉर कंट्रोल मैकेनिज्म एंड आल्सो फंक्शन एज कोऑर्डिनेशन chemicals. Plants respond to these chemical messages by adjusting their growth pattern and development. The chemical messages are known as hormone, meaning to excite. Plant hormones are called as phytohormone and they are also known as growth regulators. देखिए सबसे पहले तो व्हाट इज हार्मोन। हार्मोन्स क्या होते हैं, हमारे पास केमिकल मैसेंजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? केमिकल मैसेंजर्स। ये रिलीज होते हैं और ये मैसेज देते हैं, ठीक है। जिस तरह से नर्वस सिस्टम जो है इम्पल्स के थ्रू मैसेज देता है, तो इस तरह से हॉर्मोन्स का कहलाता है हमारे पास केमिकल मैसेंजर कहलाता है। ये केमिकल के थ्रू जो है बॉडी पार्ट्स को मैसेज देता है। तो प्लांट्स जो है इन्वायरमेंट का एक बहुत अहम पार्ट है हमारे, ठीक है। वो सेसाइल होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर सकते, लोकोमोट नहीं कर सकते, ठीक है। वो अपनी सिर्फ एडजस्टमेंट कर सकते हैं इंटरनल और एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से, अपनी बॉडी में रिस्पॉन्स शो करके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो बाकी एनिमल्स की तरह प्लांट्स के अंदर भी कंट्रोल मैकेनिज्म होता है। तो प्लांट्स के अंदर वो कंट्रोल मैकेनिज्म किसके थ्रू होता है? हॉर्मोन्स के थ्रू होता है। तो जो प्लांट्स की हॉर्मोन्स हैं, वो हॉर्मोन्स जो प्लांट को कंट्रोल कर रही है वो कहलाती है फाइटो हॉर्मोन्स। फाइटो मीन्स हार्मोन, हॉर्मोन्स मीन्स केमिकल मैसेंजर। तो फाइटो हॉर्मोन्स कहलाती हैं ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन्स, ठीक है। और इनका दूसरा नाम हमें क्या कहते हैं? ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्योंकि ये ग्रोथ भी रेगुलेट करती है। अभी जब हम एक एक करके जब सारी हार्मोन्स पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि किस तरह से ये हार्मोन्स जो है फाइटो हार्मोन्स ग्रोथ रेगुलेट करती हैं। इसके अलावा जो अब ये रिलीज कहाँ से होती है, कैसे होती है? तो प्लांट के कुछ स्पेशल, प्लांट्स के पास कुछ स्पेशल टिश्यूज होते हैं, मतलब उसके कुछ पार्ट्स होते हैं जहाँ पे कुछ स्पेशल किस्म के टिश्यूज पाए जाते हैं। वो टिश्यूज जो है ये हार्मोन्स बनाते हैं। वो टिश्यूज जो है ये केमिकल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक केमिकल्स फॉर्म करते हैं कंट्रोल के लिए। तो ये कोऑर्डिनेशन केमिकल कहलाते हैं, कोऑर्डिनेटेड केमिकल्स कहलाते हैं। Plant respond to these chemical messenger by adjusting their growth pattern and development. अब जब ये केमिकल रिलीज होते हैं तो वो क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं, प्लांट की ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं। अब फर्दर हम इसको आगे और अच्छे से सेपरेट जब हार्मोन्स पढ़ेंगे तो इसमें आपको ये बात सारी मैं दोबारा से हाईलाइट करूंगी, तो आपको और ये क्लियर हो जाएगा। Now mechanism. Plant hormones control and coordinate the plant response in two ways: by showing movement and regulating various metabolic function, and by controlling and initiating growth at various regions of plant. अब इसमें ये एक्ट कैसे करते हैं, ये मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरह से प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं? तो प्लांट दो तरह का रिस्पॉन्स शो करते हैं। या तो वो मूवमेंट करते हैं उस जानिब, ठीक है, और मेटाबॉलिक फंक्शन को रेगुलेट करते हैं, या फिर ये क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं और इनिशिएट मतलब स्टार्ट करवाते हैं ग्रोथ वेरियस रीजन्स पे। जहाँ जहाँ पे भी ये रिलीज होगा, जिन जिन रीजन्स पे रिलीज होगा वहाँ पे प्लांट क्या करेगा? ग्रोथ शो करेगा। इसीलिए हम इन फाइटो हार्मोन्स को ग्रोथ रेगुलेटर्स भी कहते हैं। Now come to the topic plant hormones. प्लांट हार्मोन्स कह लें या फिर प्लांट की हार्मोन्स को हम सेकंड नेम कर देते हैं फाइटो हार्मोन्स। Certain chemicals produced by plants have profound effect on the subsequent growth and development. Such chemicals are called plant hormones और phytohormones. प्लांट हार्मोन्स जो होते हैं हमारे पास, प्लांट जो है वो किस तरह से कोऑर्डिनेशन सिस्टम होता है प्लांट के अंदर, हमने पीछे पढ़ा था केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है। क्योंकि प्लांट्स है, एनिमल्स तो नहीं है। अगर एनिमल होता तो कौन सा कोऑर्डिनेशन होता? नर्वस कोऑर्डिनेशन होता। लेकिन प्लांट्स के अंदर ब्रेन तो नहीं होता, तो नो नर्वस कोऑर्डिनेशन। तो प्लांट किसके थ्रू कोऑर्डिनेट करते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन के थ्रू। वो कुछ स्पेशल टाइप के उसके पास टिश्यूज होते हैं जो कि स्पेशल केमिकल रिलीज करते हैं। वो केमिकल्स जो कहलाते हैं जिनका इफेक्ट क्या होता है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को रेगुलेट करना, उनको करवाना। उनका प्रोफाउंड इफेक्ट होता है ऑन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रुप ऑफ हार्मोन्स को हम क्या कहते हैं? प्लांट हार्मोन्स या फिर फाइटो हार्मोन्स। Phytohormones are synthesized by plant in minute concentration and exert their effect by activating gene expression or inhibiting enzyme or changing properties of membrane. फाइटोहॉर्मोन्स जो है वो प्लांट सिंथेसाइज करते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया था। लेकिन ये माइन्यूट अमाउंट में सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी नहीं चाहिए होती हमें, छोटी सी क्वांटिटी, लिटिल क्वांटिटी में भी ना बहुत इफेक्टिव होते हैं। तो माइन्यूट कंसेंट्रेशन में ये फॉर्म होते हैं
अब ये अपना इफेक्ट 3 तरह से करते हैं। जब ये रिलीज होगा, जैसे एक जगह से कुछ टिश्यू से रिलीज हुआ, अब ये पूरे प्लांट की बॉडी में फैल गए, तो अब ये किस तरह से इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे, किस तरह से चेंज लेके आएंगे। तो 3 इसमें तरह है। एक होता है एक्टिवेटिंग जीन एक्सप्रेशन, एक होता है इनहिबिटिंग एंजाइम, और तीसरा होता है चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ मेम्ब्रेन। तो एक्टिवेटिंग जीन एक्सप्रेशन में क्या है? जीन एक्सप्रेशन क्या है? जो डीएनए होता है, डीएनए से जो प्रोटीन वगैरह सिंथेसाइज होता है, इसे हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये जाके उनकी प्रॉपर्टीज को जो ना चेंज कर देता है। या तो ये ऐसे एंजाइम्स बनवाएगा, ऐसे प्रोटीन बनाएगा जो कि इफेक्ट प्रोड्यूस करें या ना करे, तो ये जाके उनको ऑल्टर कर देगा। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन को ऑल्टर कर देगा और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। दूसरा क्या है? इनहिबिटिंग एंजाइम। एंजाइम क्या होता है? ये क्या करेंगे? ये जाके जो ना एंजाइम के ऊपर एक्ट करेंगे। तो कोई काम अगर नहीं, अगर ग्रोथ करवानी है तो ग्रोथ के लिए जो एंजाइम चाहिए, जाके उसको रेगुलेट करेंगे, तो ग्रोथ होने लग जाएगी। या फिर कोई ऐसा काम हो रहा है, कोई एंजाइम जो है वो ग्रोथ करवा रहा है, ठीक है, अब इनको ग्रोथ नहीं करवानी, तो ये जाके क्या करेंगे? उन एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। या तो उसको एक्टिवेट करके चेंज करवाएंगे, या तो उसको इनहिबिट करके चेंज कराएंगे। फिर तीसरा हमारे पास आ जाता है चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन क्या होती है? मेम्ब्रेन होती है जो जहाँ से चीज़ें अंदर बाहर आके जा सकती हैं। ठीक है, तो मेम्ब्रेन का नेचर क्या होता है? सेमी परमिएबल नेचर होता है। सेमी मतलब कि हर चीज़ अंदर बाहर नहीं हो सकती मेम्ब्रेन से। कुछ चीज़ें अंदर आ सकती हैं, कुछ चीज़ें जो है लिमिटेड होती हैं, वो नहीं आ सकती। तो ये क्या करेगा? उसकी परमिएबिलिटी को चेंज कराएगा कुछ चीज़ों के लिए, कुछ सब्सटेंस के लिए, तो ताकि चीज़ें ईजिली अंदर ईजिली बाहर जा सके और अंदर आ सके। इसके अलावा एक और बात ये थी कि प्लांट हार्मोन्स जो होती हैं, उनके पास, प्लांट के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता जहाँ पे वो हार्मोन्स स्टोर हो। जैसे एनिमल्स जो हैं या हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास एक स्पेशल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, ग्लैंड्स होते हैं जहाँ पे ये हार्मोन्स जो है बनती हैं और स्टोर होती हैं। लेकिन प्लांट के पास कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता प्लांट हार्मोन स्टोर करने के लिए। ठीक है, ये एम्ब्रियोनिक टिश्यू में बनती है, ड्यूरिंग ग्रोथ ये फॉर्म होती हैं। So this is all about plant hormone. Now come to the types of phytohormones. There are 5 kind of plant hormones. Number 1 is auxin, gibberellin, cytokinin, abscisic acid and ethene. इसमें से जो इथीन है, इथीन जो है ना हमारे पास, वो गैसियस फॉर्म में होती है, वो गैस होती है इथीन गैस। बाकी सारी केमिकल फॉर्म में होती है, सोल्यूशन फॉर्म में। ये हम आगे अब फर्दर डिस्कस कर लेते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है ऑक्सिन। ऑक्सिन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय द फ्रिट्ज वैन इन 1926। ऑक्सिन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? फ्रिट्ज वैन ने डिस्कवर किया था। ऑक्सिन जो है हमारे पास वैसे भी जो ना, जैसे हमने जो 5 पीछे फाइटो हार्मोन्स पढ़ी है, उसमें ऑक्सिन जो है वो सबसे पहला ग्रुप है जो कि डिस्कवर्ड हुआ था। तो ये फर्स्ट हार्मोन उस लिहाज से भी है। ठीक है, ये फर्स्ट हार्मोन है जो सबसे पहले डिस्कवर्ड हुई थी प्लांट के अंदर, ऑक्सिन। अच्छा, फिर इसकी 2 तरह की फॉर्म होती है, एक होती है कि नेचुरल और दूसरी होती है सिंथेटिक। नेचुरल क्या होती है? जो नेचुरली प्लांट खुद प्रोड्यूस करता है। सिंथेटिक क्या होती है? कि हम नेचुरल को कॉपी करके जो है लैब में खुद प्रोड्यूस करवाते हैं, तो वो कहलाती है सिंथेटिक। तो नेचुरल में जो इसकी प्रिंसिपल आती है वो आती है इंडोल एसिटिक एसिड, और सिंथेटिक में इसकी आती है नेप्थलीन एसिटिक एसिड। जैसे ऑक्सिन है ना, ऑक्सिन एक सिंगल हार्मोन का नाम नहीं, ऑक्सिन में ग्रुप ऑफ हार्मोन्स आएंगे जिनका सबका काम एक जैसा होगा। ऐसे एक पूरा ग्रुप, उसका नाम हमने दे दिया ऑक्सिन। उन सब में जितनी भी हार्मोन होंगे उन सबका एक ही जैसा काम होगा, तो इसीलिए हम इसे कहते हैं ग्रुप ऑफ हार्मोन। जैसे इसमें मल्टीपल है, नेचुरल भी आती है, सिंथेटिक भी आती है। हमने एक नेम पढ़े, बहुत सारे नेम्स भी होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ऑक्सिन में ग्रुप ऑफ हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, जो जिनका सारा काम क्या होता है? ऑक्सिन की तरह के ही होते हैं। Then it synthesized at the apices of stem and roots, young leaves and young embryo. ये कहाँ सिंथेसाइज होती है? अपाइसिस में। अपाइसिस हम किसे कहते हैं? टॉप मोस्ट पार्ट को। जैसे स्टेम है, उसका जो सबसे टॉप वाला पार्ट है वो कहलाएगा एपेक्स। ठीक है, और रूट्स है, उसका जो सबसे लोअर मोस्ट पार्ट होगा वो रूट का एपेक्स कहलाएगा। तो एपेक्स ऑफ रूट एंड स्टेम में ये फॉर्म होती है, यंग लीव्स एंड एम्ब्रियो भी ये फॉर्म करते हैं। Then come to the functions of auxin: cell division and cell enlargement. It stimulates the cell division and cell enlargement and bring about the increase in length of a plant. ये क्या करती है? सबसे very important function इसका यही है कि ये cell division और cell enlargement करती है। Cell division करेगी जिसके नतीजे में मजीद cell produce होंगे, और cell का size भी increase करेगी, तो cell enlargement भी कराती है। अब जिस भी पार्ट में, प्लांट के जिस भी पार्ट में काम हो रहा होगा कि सेल डिवीजन और एनलार्जमेंट हो रही होगी, तो उसका साइज भी इंक्रीज होगा, उसकी लेंथ भी इंक्रीज होगी। तो इस तरह से लेंथ ऑफ द प्लांट भी क्या करती है? इंक्रीज कराती है। इसके अलावा जो है ये स्टिमुलेट करती है वॉल लूजनिंग फैक्टर को।
वॉल लूजनिंग फैक्टर से क्या मुराद है, जैसे इलास्टिन होते हैं, नॉर्मल सेल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, उनकी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, टफ होती है, वो उसमें कोई चेंज आ नहीं सकता। तो ये क्या करती है कि इलास्टिन को, एक एंजाइम होता है इलास्टेस, इलास्टेस को जाके स्टिमुलेट करती है, जो कि इलास्टिसिटी का काम करता है, इलास्टिन प्रॉपर्टी वॉल को प्रोवाइड करती है। तो वॉल इसकी क्या हो जाती है, इलास्टिक सी जाती है, लूजनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से सेल का साइज क्या हो जाता है, इनलार्ज हो जाता है। तभी हम इसको बोलते हैं कि सेल इनलार्जमेंट भी कराती है। इसके अलावा अगर ये गिबरेलिन के साथ मिलकर काम करे, ये अकेले तो बहुत सारे काम करते हैं, अभी हम देखेंगे, और ये मिलके भी काम करती है, दूसरी हार्मोन्स के साथ कंबाइन फंक्शन भी करती है। जैसे अगर ये गिबरेलिन के साथ मिलकर काम करे तो ये वॉल लूजनिंग इफेक्ट जो है ना वो स्ट्रांग हो जाता है, जितना ही कर सकते हैं उससे डबल इफेक्ट प्रोड्यूस होगा अगर ये गिबरेलिन के साथ मिल जाए। अगर, और इसी तरह से अगर ये साइटोकाइनिन के साथ मिलकर काम करेगी तो ये जो सेल डिवीजन का अमल है ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये अकेले भी काम करती है और ये ग्रुप में भी काम करती है। फिर आ जाता है इनिशिएशंस ऑफ द रूट। इट इनिशिएट द डेवलपमेंट ऑफ द एडवेंटिशियस रूट व्हेन अप्लाइड एट द कट बेस ऑफ स्टेम। जैसे आपने कोई प्लांट एक कट किया, उसकी स्टेम कट करी, अब उस स्टेम के ऊपर आपने क्या करा, ऑक्सीजन का स्प्रे किया। जब आप ऑक्सीजन का स्प्रे करेंगे तो वहां से ये रूट भी फॉर्म करवाएगी। एडवेंटिशियस रूट सिस्टम क्या होता है कि जो मल्टीपल पॉइंट से रूट निकलो, एक होता है टैप रूट सिस्टम, एक होता है एडवेंटिशियस। टैप रूट क्या होता है कि एक सिंगल पॉइंट है, वहां से मल्टीपल रूट्स निकल लिए। एडवेंटिशियस में क्या होता है, बहुत सारे पॉइंट से रूट निकलती है, पूरे पार्ट से क्या निकलेगी, रूट्स निकलना शुरू हो जाएंगी। तो ये रूट्स की इनिशिएशन भी कराता है। Then abscission. In mature leaves and fruit, when oxygen production diminish, a layer of thin walled cell is formed at the base of pedicel and stalk of fruit. This layer is called abscission layer and causes fall of leaf and fruit with slight jerk. होता क्या है कि जब भी जो फल है, जो दरख्त के ऊपर फल लगे हुए होते हैं, वो एक पतली सी स्टॉक से, दरख्त से अटैच होते हैं, ब्रांच से, ट्री से अटैच होते हैं। तो ये क्या कराती है, एब्सिशन कराती है। एब्सिशन किस तरह से कराती है कि जब इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जब इसकी क्वांटिटी कम हो जाती है, जब इसकी प्रोडक्शन डिमिनिश हो जाती है, ये कम अमाउंट में प्रोड्यूस होती है, तो प्लांट के अंदर एक थिन वॉल्ड सेल जो है, फ्रूट के पास जो ना, स्टॉक के पास एक थिन वॉल्ड सेल की लेयर फॉर्म होती है, जिसे हम बोलते हैं एब्सिशन लेयर। क्या बोलते हैं, एब्सिशन लेयर। वो क्या करवाती है कि फ्रूट का ड्रॉप आउट करवाती है। जब फ्रूट पूरा, ये होता कभी, ये वैसे नहीं होता, जब फ्रूट पूरा रेडी हो जाता है, अब पता है कि फ्रूट रेडी हो गया, तो उस वक्त ऑक्सीजन की प्रोडक्शन कम हो जाएगी, एब्सिसिक लेयर फॉर्म हो जाएगी, और वो क्या करा देगी, प्लांट को एक जड़ से, मतलब एक झटका सा लगेगा, और वो जो फ्रूट जो है ना वो उससे, जड़ से अलग होके, ब्रांच से अलग होके नीचे गिर जाएगा। तो ये इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एब्सिशन। फिर आते हैं ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ऑक्सीजन प्रोड्यूस इन यंग एम्ब्रियो प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रूट। ये जो है फ्रूट की ग्रोथ भी करवाती है, उसको भी बढ़ने में मदद देती है। देन पार्थिनोकार्पी, यूज ऑफ ऑक्सीजन हेल्प इन प्रोड्यूसिंग पार्थिनोकार्पिक और सीडलेस फ्रूट। सबसे पहले तो पार्थिनोकार्पी देख लें क्या होता है। पार्थिनोकार्पी क्या होता है, नॉर्मली जो है फ्रूट्स या जो भी फॉर्म होते हैं वो किससे प्रोड्यूस होते हैं, सीड से प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, नॉर्मली किससे होते हैं, सीड से प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन पार्थिनोकार्पी में क्या होता है कि विदाउट सीड फ्रूट जो है ना फ्रूट प्रोड्यूस हो जाता है। अमूमन आपने देखा होगा कि पहले सीड होता है, फिर हम उसको, वो बर्ड स्टार्ट होता है, उसमें से पेटियोल और पेडिसल और रूट स्टेम सब निकलती हैं, फिर वो पूरा ग्रो होता है, फिर फ्रूट वगैरह बनता है ना। लेकिन पार्थिनोकार्पी में क्या होगा, ऐसे फ्रूट्स प्रोड्यूस होंगे जो विदाउट सीड होंगे, विदाउट सीड डायरेक्टली ये प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो अगर वैसे तो ऑक्सीजन भी जो है ना वो पार्थिनोकार्पी में हेल्प करते हैं। कैसे, अगर आप कहीं पे ऑक्सीजन का स्प्रे करते हैं ऐसी पार्ट पे, ऐसे जगहों पे, तो क्या होगा, वो डायरेक्टली जो है ना सीडलेस फ्रूट प्रोड्यूस कराएगा, जिसे हम कहेंगे पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। इसमें एग्जाम्पल बनाना आ जाती है, कुछ वैरायटी ऑरेंजेस की आ जाती है। फिर आता है अपाइकल डोमिनेंस। Beside growth promoting function of oxygen also has inhibitory effect on growth of the apical buds, inhibit growth of the lateral bud beneath the stem. This phenomenon is termed as apical dominance. Removal of apical bud initiates growth of lateral bud with more leaf and axillary bud. देखिए apical dominance क्या होता है, apical का मतलब वही समझ लें apex, dominant मतलब ये dominant है, मतलब किस तरह से कि एक प्लांट होता है, उसकी एक बीच की स्टेम होती है और साइड में उसकी मल्टीपल, दोनों साइड पे ब्रांचेस निकली हुई होती है। देखा होगा ना आपने, साइड में ब्रांचेस निकली हुई होती है। तो ऑक्सीजन जाके क्या करता है, लेटरल बड की जो है इनहिबिशन कराता है। ये क्या करता है, जो साइड वाली ब्रांचेस है उनकी ग्रोथ को जाके स्टॉप करता है। इसका इनहिबिटरी फंक्शन होता है उनके ऊपर, उनकी ग्रोथ को स्टॉप करता है और अपाइकल डोमिनेंस कराता है। जो सेंटर वाली स्टेम है, जो बीच वाली स्टेम है, उसके एपेक्स को ना ये ग्रोथ करवाता रहेगा। तो जब हम अगर इसको रिमूव कर देंगे ना अपाइकल बड को, तो फिर क्या होगा,
लैटरल बड आराम से ग्रो कर सकती है क्योंकि हम ऑक्सीजन का इफेक्ट खत्म हो जाएगा, तो इसलिए इसका इनहिबिटरी इफेक्ट भी होता है लैटरल बड्स के ऊपर और डोमिनेंटरी इफेक्ट होता है अपाइकल बड के ऊपर। फिर आ जाता है वीडिसाइड। ऑक्सिन आर सेलेक्टिव वीट किलर 2,4-डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड इज यूज्ड टू किल वीड्स इन लॉन्स एंड सीरियल क्रॉप्स। ये वीडिसाइड के तौर पर भी काम करता है। अगर हम इसका स्प्रे जो है, ये जो लिखा हुआ है डाइक्लोरोफेनॉक्सी एसिटिक एसिड का स्प्रे अगर हम करें प्लांट्स के ऊपर, तो ये वीड्स को भी मार देता है, जो एक्स्ट्रा कुछ अनवांटेड प्लांट ग्रो जाते हैं उनको भी मारता है, लॉन्स वगैरह में भी बड़ी हेल्प करता है। तो ये सारा इसके क्या है, फंक्शंस है। इसके अलावा एक और आता है, वो माइनर रोल कहलाता है ऑक्सिन का, फ्लावरिंग। ये जो है फ्लावरिंग भी करवाता है प्लांट्स के अंदर। तो ये था सारा ऑक्सिन के हवाले से। इसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम फिर गिबरेलिन पढ़ेंगे। Now the second one is gibberellin. Gibberellin was first discovered by T. Yabuta and L. Hayashi in a fungus called Gibberellin fujikuri. This fungus causes foolish seedling disease in rice. In this disease, the infected rice seedling elongated and ultimately fell over without producing grain. Chemical nature गिबरेलिन एसिड, इट इज सिंथेसाइज्ड एट रूट, स्टेम्स एंड लीफ। देखिए गिबरेलिन जो है, सबसे पहले इसको डिस्कवर किसने किया, याबूटा और हयाशी ने डिस्कवर किया। किस तरह से डिस्कवर किया, इन्होंने राइस में किया। राइस की जो फसल होती है ना, राइस डायरेक्ट तो नहीं उग जाते, उसकी एक फसल होती है, उस फसल के अंदर से फिर राइस ग्रो करते हैं। तो जो राइस की फसल थी उसमें क्या हुआ, एक फंगस लग गया। उस फंगस का नाम क्या था, गिबरेलिन फ्यूजिकुराई। ठीक है, गिबरेला फ्यूजिकुराई उस फंगस का नाम था। उसने क्या करा कि राइस की जो ग्रेन थी उसकी इतनी ज़्यादा जो ना ग्रो कराया, उसको इतना इलोंगेट कराया, इतना ग्रो कराया कि वो हैवी, मतलब उसमें से राइस ग्रो होने से पहले ही जो ना वो फसल गिर जाती, वो पहले ही अपने वेट की वजह से इतनी हैवी हो जाती कि वो ब्रेक डाउन होके नीचे गिर जाती, तो कोई राइस नहीं उगता था। तो इस डिजीज़ को हम कहते थे फुलिश सीडलिंग। तो इन लोगों ने क्या करा कि उस जो है एक्सट्रैक्ट लिया, वो जो फंगस था उसका एक्सट्रैक्ट लिया, और उसको जब स्टडी, उसको क्या करा, उस एक्सट्रैक्ट को दूसरे नॉर्मल एक प्लांट है सीड का, नॉर्मल ग्रेन है, उसमें डाला। जब उसमें डाला, देखा तो उसकी भी ऐसे ही ग्रोथ होने लगी। तो इनको पता चला कि ये जो है फंगस की वजह से जो है ये डिजीज हो रही है, जिसे हम कह रहे हैं फुलिश सीडलिंग। फिर इन्होंने जब उसके एक्सट्रैक्ट को स्टडी किया तो फिर पता चला कि इसमें एक कंपाउंड है जो कि गिबरेलिन है, जो ये जो ना इस तरह से इसकी इलोंगेशन करा रहा है और इसकी ग्रोथ करवा रहा है। उस फंगस के नाम पर ही इन्होंने इसको नेम दिया, जिसे कहते हैं गिबरेलिन। केमिकल नेचर क्या है, गिबरेलिन एसिड है। ये कहाँ सिंथेसाइज होता है, रूट, स्टेम्स एंड लीफ में सिंथेसाइज होता है। अब इसके फंक्शंस डिस्कस कर लेते हैं। सेल डिवीजन एंड सेल इनलार्जमेंट, लाइक ऑक्सिन गिबरेलिन आल्सो प्रोमोट द सेल डिवीजन एंड सेल इलोंगेशन। ऑक्सिन की तरह ये भी सेल डिवीजन करवाता है, ठीक है, और सेल इलोंगेशन भी करवाता है, सेल को इलोंगेट भी करवाता है। कंट्रोल ऑफ ड्वार्फिज्म, गिबरेलिन कैन कंट्रोल जेनेटिक एंड फिजियोलॉजिकल ड्वार्फिज्म प्लांट्स। ड्वार्फिज्म मतलब शॉर्ट प्लांट्स जो होते हैं, तो किस तरह से कंट्रोल करता है, अगर कोई छोटा सा प्लांट है उसके ऊपर अगर हम गिबरेलिन एसिड का स्प्रे करेंगे तो क्या होगा कि उसकी ग्रोथ होने लग जाएगी। तो इस तरह से ये ड्वार्फिज्म से बचाता है और ग्रोथ करवाता है। देन सीड जर्मिनेशन, दे प्रोमोट द सिंथेसिस ऑफ अ अमाइलेज एंजाइम इन डॉर्मेंट सीड। ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ दिस एंजाइम द सीड स्टार्ट जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन किस तरह से कराता है, एक एंजाइम होता है अमाइलेज, ठीक है, ये अमाइलेज को जाके एक्टिवेट करता है और जाके क्या करवाता है, सीड की जर्मिनेशन करवाता है। फिर आता है हमारे पास पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी मैंने आपको पीछे भी पढ़ाया था। दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सीडलेस फ्रूट्स व्हिच आर कॉल्ड पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जिस तरह से ऑक्सीजन में हमने बात करी थी कि अगर हम ऑक्सीजन का स्प्रे यूज करें, उसको जब स्प्रे करेंगे प्लांट के ऊपर, तो वो सीडलेस फ्रूट जो है बनवाता है। इसी तरह से पार्थिनोकार्पी में भी क्या है, विदाउट सीड जो है फ्रूट फॉर्म हो जाएगा, और ये कौन करवाता है, गिबरेलिन एसिड करवाता है। Increase of crop yield, the crop yield of sugar cane can be increased by the application of gibberellin about 50 tons या acre। ये जो है क्रॉप की भी बहुत ज़्यादा पैदावार करवाता है, ठीक है, अगर हम इसको यूज़ करें तो ये शुगर कैन की क्रॉप अप टू 50 टन्स करवा सकता है। फिर फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर एंड ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, दे स्टिमुलेट फ्लावरिंग एंड द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ये फ्लावरिंग में भी अहम रोल करता है, ठीक है, स्टिमुलेट करता है, फ्लावरिंग करवाता है, जल्दी जल्दी से फ्लावर को ओपन करवाता है, फ्लावर की प्रोडक्शन करवाता है, और पॉलन ट्यूब की भी ग्रोथ कराता है। पॉलन ट्यूब की मैं आपको जो ना ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी चैप्टर नंबर 4 में, कि जो पॉलन ग्रेन होता है उस पॉलन ग्रेन से एक पॉलन ट्यूब बनती है जो कि ओवरी की तरफ जाती है, ठीक है, जहाँ से जो ना
गैमीट्स मूव करके जाते हैं। तो ये पॉलन ट्यूब के सेल्स ग्रो करवाता रहता है, उनकी सेल डिवीजन करवाता रहता है और पूरी पॉलन को पॉलन ग्रेन से लेकर पूरी ओवरी तक की पॉलन ट्यूब की ग्रोथ करवाता है। तो ये सारे रोल थे किसके, गिबरेलिन के।